ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी का। आप जो विषय ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय को देखते हुए गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में होने वाले रोगों के कारण और उनसे बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, आज हम लोगों को बताएंगे। आप तो आपका स्वागत है और दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। डॉक्टर साहब का स्वागत और दीपन जी परिचय कराएं। नमस्कार। थैंक यू दीदी। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी का मेरे पास संक्षिप्त परिचय है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्कृति संज्ञान के और राष्ट्रीय मंत्री हैं भारत रक्षा मंच के और स्वदेशी जागरण हमारा परिवार के राष्ट्रीय सलाहकार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के और अध्यक्ष हैं सिंघल एजुकेशन ट्रस्ट एवं तक्षशिला बिजनेस स्कूल। और आप सीनियर कंसल्टेंट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के और पूर्व प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के। स्वागत है सर आज आपका। और आपका जो विषय है वो गर्मियों में होने वाले रोगों के कारण और उनके उपचार के बारे में है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद दीप जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। जी जी डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब के परिचय में मैं जोड़ना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक सामाजिक समर्पित कार्यकर्ता ज्यादा हैं। समाज को उनका पूरा समर्पण है, बल्कि हमको और उनको याद भी नहीं रहता है कि वो मेडिकल डॉक्टर हैं या मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर साहब 24 घंटे जो है समाज और विशेष रूप से संस्कृति के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। डॉक्टर साहब जो है, जैसे संस्कृति संज्ञान की बात की तो रामचरितमानस ये डॉक्टर साहब का मूल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और युवाओं में विशेष रूप से विद्यार्थियों में रामचरितमानस और उसके नए आयाम जैसे प्रबंध है, उसमें वैज्ञानिकता है, उस विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग स्थानों पर वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं और पूरा जीवन उनका समाज के लिए समर्पित है। आज हमने उनसे निवेदन किया था, तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज आने वाला जो मौसम है या जो मौसम शुरू हो चुका है गर्मियों वाला, उस विषय में हम सब लोगों को कैसे उनके रोगों का निवारण करना चाहिए या उपचार करना चाहिए, प्लीज बताएं। जी डॉक्टर साहब। जी जी जी, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही आज का गर्मियां अब शुरू हो रही हैं और वाकई में इस सभी लोगों को थोड़ा सा इसमें अगर हम कुछ ध्यान रखें। देखिए, हमेशा मेडिकल साइंस में भी ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें देखिए, गर्मियों में जो भी समस्याएं होती हैं उनसे आपको कैसे बचे, नंबर एक। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ये इस जो गर्मियों के मौसम में आप अपना जो पानी का इंटेक है उसको उचित रखें। गर्मियों में बच्चा हो या बड़ा हो, सबको कम से कम अपनी, बच्चा है या बड़ा है, अपनी एज और बच्चों को खास करके अपना वेट, बच्चे तो वैसे भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपको कितना पानी पीना है। बहुत से लोग पूछे कितना पानी पिए, तो मेरा ये मानना है कि भाई आप हर 1-1.5 घंटे पे आधा एक गिलास पानी पीते रहिए। कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें प्यास नहीं लग रही और पानी नहीं पीते हैं, उससे भी कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो उसमें कई बार, खास करके जो कुछ लोग अगर 40 साल से ज्यादा हैं, तो उनमें जो है पेशाब के अंदर जलन हो जाती है, बर्निंग मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि जैसे आप अगर पानी कम पिएंगे तो यूरिन आपका कंसंट्रेटेड हो जाता है और उससे भी आपको पेशाब में जलन होती है और फिर उससे कुछ और आगे भी उसके साथ डर्मेटाइटिस, उसकी जलन, अगर कंसंट्रेटेड यूरिन है तो वो आगे भी थोड़ा सा उसको
डर्मेटाइटिस या इस तरह की चीजें कर सकता है। तो एक हमेशा ध्यान रखें कि सादा पानी पिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि गर्मियों में इलेक्ट्रॉल का पानी पी लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉल का पानी भी आपको तभी पीना है जब आपको लगे कि आपने बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की है, मान लीजिए पसीना वगैरह आपको ज्यादा आया है, तो भी आप उस समय इलेक्ट्रॉल का पानी ना पी के ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि घर में ही आप थोड़ा सा एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा हल्का सा चीनी डालें, थोड़ा सा नींबू मिला लें, जिसको शिकंजी बोलते थे हम। इस तरह का पानी आप बीच बीच में आप पी सकते हैं। देखिए, दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आप गर्मियों में अपनी उम्र के हिसाब से जो भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, खास करके अगर आप मॉर्निंग में भी वॉक करते हैं, दौड़ रहे हैं, वो मान लीजिए अगर 40-50 साल से ज्यादा उम्र है तो आपको ज्यादा दौड़ना भी नहीं चाहिए, खासकर गर्मियों के दिनों में। क्योंकि अगर आप ज्यादा दौड़ते हैं और आपका ज्यादा पसीना निकलता है तो उससे अगर मान लीजिए कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है आपके अंदर तो वो एग्जेजरेट हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी बार कि कुछ लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और सडनली वो कोलैप्स हो गए। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा स्टर्नस या एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज भी गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करें, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। और तीसरा चीज और एक मैं बताना चाहूंगा, खासकर गर्मियों के मौसम में, जैसे बहुत से बच्चे स्टूडेंट जिम में जाते हैं, तो अगर वो आप जिम में जा रहे हैं तो वहां देखें कि अगर वहां पर एडिक्वेट वेंटिलेशन हो। नहीं तो जिम में भी क्या होता है कि अगर आप वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो वहां से भी बहुत सारी बीमारियां, अगर किसी भी मान लो सपोज जिम में 15-20 लोग हैं और किसी के अंदर भी कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो और वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो वो उस में फैल जाएगा और उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज जो है कि आप सन एक्सपोजर, देखिए आज के समय में आप सुबह 8 बजे तक या 8:30 बजे तक तो सन एक्सपोजर ठीक है, लेकिन 8:30 बजे के बाद आपको ज्यादा सन एक्सपोजर भी बचना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, हर एज में, बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो है उसको सन एक्सपोजर से भी बचें। इसके अलावा गर्मी के अंदर आप कपड़े किस तरह के पहने, तो कपड़े भी आप देखें जो आपके कपड़े हो थोड़ा लूज हो, जरा बहुत ज्यादा टाइट कपड़े भी ना पहने। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से क्या होता है कि आपके अंदर जो पसीना है, जो स्वेट है, वो आपका शरीर के खास करके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे इकट्ठा होने से उससे फिर वो वहीं पर डर्मेटाइटिस हो जाती है, फिर वहां पे कुछ फंगस भी लग जाएगा। इस तरह के जो स्किन इन्फेक्शन है वो वहां पे होने का डर रहता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप खाना किस तरह का खाएं। तो गर्मियों में ये ध्यान रखें कि स्ट्रीट फूड, मतलब जो आप ठेले वेले जो बाहर लगे रहते हैं, एक तो उनका खाना ना खाएं। फ्राइड फूड बहुत ही कम खाएं। बाहर का खाना, बाहर से जैसे लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर है, ये जो जितनी बाहर की चीजें हैं, खास करके बच्चे तो टॉफी, चॉकलेट, भुजिया, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बिस्कुट, ये जो बाहर की चीजें हैं, ये अवॉइड करें। क्योंकि देखिए, इन सब चीजों में जो भी बाहर की चीजें आप खाते हैं, खास करके जो पैकेज फूड है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, और वो केमिकल्स जो है गर्मियों में आपको ज्यादा नुकसान करेंगे। वो आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उसको खराब कर सकते हैं। और गर्मियों में ये होता है कि एक प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम लगने में देर नहीं लगती। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मैं आपको डाइट के ऊपर जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, खाना आप गर्मियों में तो बिल्कुल ध्यान रखें, होम मेड फूड खाएं। ये बिल्कुल इंश्योर कर लें कि होम मेड फूड हो, ताजा हो। अगर आप मान लीजिए टिफिन वगैरह ले गए अपने साथ कहीं पे, तो ये बिल्कुल इंश्योर करें कि वो खाना खराब तो नहीं हो गया। कई बार
बहुत सारे बच्चे भी आते हैं मेरे पास, कई बार ये शिकायत होती है कि बच्चे को खाने में ले गया, बच्चा स्कूल में गया, उसने देर से खाया, खाना खराब हो गया, उसने खा लिया, उसका पेट में उसको इन्फेक्शन हो गया। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर बच्चों को भी आप खाना टिफिन में देते हैं तो इस तरह का खाना दें जिसकी खराब होने की, मान लीजिए बच्चे को आपने 7 साढ़े 7 बजे खाना रख दिया, अब वो 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे खाना खा रहा है, तो 4 5 घंटे तो वो उसके बैग में खाना रखा रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल इंश्योर करें कि इस तरह का खाना दें टिफिन में अगर देते हैं कि जो खराब ना हो, ठीक है ना, जो खराब ना हो खाना, क्योंकि खाना थोड़ा सा खराब हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, खा लिया, तो आपको फिर पेट खराब भी हो सकता है, उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जो कि बाद में और आपको कई बार वाटर बॉर्न डिजीज और फूड, जो कंटामिनेटेड फूड वॉर्म डिजीज हो जाती है, वो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखें कि इस समय आप देखिए, इस समय जो भी फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे आजकल खरबूज आ रहा है, तरबूज आ रहा है, तो इस तरह के जो आम भी है, तो जो ताजा फल हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वो ज्यादा खाएं। क्योंकि देखिए नेचर ने इस तरह का बनाया, जैसे तरबूजा बनाया है, खरबूजा बनाया है, तो इसमें क्या है कि लिक्विड बहुत होता है इनमें, पानी की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। तो आप सीजनल फ्रूट्स का ज्यादा यूज करें। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हरी सब्जी बिल्कुल जरूर, एक तो हरी सब्जी जरूर बनाएं घर में, और सलाद बहुत खाएं। जो भी सलाद आ रहा है, वो चाहे चाहे खीरा हो या गाजर हो या चुकंदर हो, सलाद का अमाउंट ज्यादा रहे। हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, ताजा खाना लें, और अपने खाने में आप दूध की जगह दही का ज्यादा यूज करें। दही या मट्ठा जो है, क्योंकि जो मट्ठा होता है या दही जो होता है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस आ जाता है। जब आप दूध को जमाने रखते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस आ जाता है, जो आपके पेट के लिए और आपके पूरे सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दही का ज्यादा यूज करें आप। दाल वगैरह ज्यादा लें, दाल से बनी हुई चीजें खाएं। आप मशरूम वगैरह बहुत अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन भी होती है। सोयाबीन के प्रोडक्ट आप खाएं। इस तरह का आपका जो खाना है गर्मियों में, वो न्यूट्रिशियस हो, सीजनल हो, और बाहर की चीजें आप बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरा ध्यान रखें कि आप खाना खराब तो नहीं हो गया, ठीक है। खाना ठीक है, आपने अगर आज का खाना है कल भी खा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फ्रिज में रखा हुआ है आपने, सही है, लेकिन खाना खराब ना हो, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब देखिए, गर्मी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, एक तो होती है हीट स्ट्रोक। कई बार क्या होता है, किसी, आपने कहीं गर्मी में ज्यादा आप चल दिए, या गर्मी में आपने ज्यादा काम किया, या बच्चे खास करके स्कूल में गर्मी में खूब खेल रहा है बच्चा, है नहीं, उसको पसीना भी आया, तो इसमें कई बच्चों को हीट स्ट्रोक हो जाता है। मतलब गर्मी की वजह से उनको समस्या हो जाती है, बच्चा सुस्त हो जाता है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसा हिस्ट्री है कि भाई ये बच्चा कहीं बाहर से खेल के आया है, या ये मनुष्य कहीं पे बाहर से भाई चल, काफी देर चल के आए, तो उसको तुरंत आप, ऐसे व्यक्ति को आप पंखा वंखा चला के रखिए, थोड़ा सा पानी की सिंपल पट्टे रखिए, और एक सिंपल पैरासिटामोल वगैरह देके हीट स्ट्रोक को कंट्रोल करके फिर आप किसी डॉक्टर से उसको कंसल्ट कीजिए। तो इसलिए इसीलिए मैंने कहा कि आप गर्मियों के अंदर धूप में जितना आपका कम से कम एक्सपोजर हो उतना रखिए, और खास करके बच्चों को धूप में बाहर खेलने के लिए मत भेजिए। अगर उनको खेलना है तो इंडोर गेम्स खेलें, घर के अंदर खेलें। अगर खेलना है तो सुबह खेल लें, सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे तक, उससे बाद में नहीं। और शाम को भी 5 साढ़े 5 बजे के बाद बच्चों को आप, क्योंकि छुट्टियां आ जाएंगी, तो ये ध्यान रखें कि बच्चों को धूप में उनका एक्सपोजर कम रखें। दूसरा क्या होता है कि लूज मोशंस, या आप जिसको फूड पॉइजनिंग बोल सकते हैं, ये जो वाटर बॉर्न डिजीज, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर, इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है गर्मी में। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वाटर कंटामिनेट, इवन जो हमारे यहाँ जो टैप वाटर आते हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा कंटामिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। जो एमसीडी का पानी आता है या एनडीएमसी का पानी आता है, इसमें भी। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, खाने में भी। अगर आपने अभी आपने पढ़ा होगा यूएसए में जो बर्गर होता है ना, बर्गर,
बर्गर से काफी सारे लोगों को ई कोलाई इन्फेक्शन हो गया, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, जिससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, गैस्ट्रोएंटाइटिस। तो वहां पे बर्गर को उस जगह बैन किया गया। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि भाई आप कंटामिनेटेड फूड अवॉइड करें। अगर आपको मान लीजिए सपोज लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं किसी वजह से, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करना है कि अपना पानी का इंटेक, जब भी आपको लूज मोशन हो तो कम से कम उसके बाद आप 1 गिलास इलेक्ट्रॉल का पानी बना लें। अब बाली लूज मोशन है तब आपको इलेक्ट्रॉल का पानी जो है पीना चाहिए, या आप घर में भी थोड़ा सा नमक, चीनी, नींबू वगैरह डाल के थोड़ा पानी बना के पी सकते हैं। इलेक्ट्रॉल के अंदर कुछ और भी चीजें होती है, पोटेशियम वगैरह, जो आपके मोशन में, जब भी आपको लूज मोशन होते हैं तो आपके शरीर से कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉल लेंगे तो उससे आपको ये कंपेंसेट हो जाएगा। तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉल का पानी भी ले लें अगर आपको लूज मोशन है। और लूज मोशन में जो घर में आप चीजें कर सकते हैं कि नंबर 1 तो ये करें कि अपना जो भी आप खाना खा रहे हैं, खाना आप बहुत कम कर दें। अगर खाते हैं तो थोड़ा जैसे हल्का खाना, मान लीजिए खिचड़ी बना लिया आपने, कर्ड ले लिया, लेकिन उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में लें। उसका कारण यह है कि जब भी आपको लूज मोशन होते हैं तो उसमें आपकी जो गट है उसमें आप इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसकी वजह से उसके जो मूवमेंट्स हैं गट के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब गट के मूवमेंट बढ़ेंगे तो आप अगर कोई भी खाना खाते हैं तो वो और बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपको फिर लूज मोशन होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आपको लूज मोशन हो तो जो फूड लें वो थोड़ा, मान लो आपको दही लेना है तो 2-3 चम्मच दही लें। और खिचड़ी लेनी है 2-3 चम्मच दही, ज्यादा ना खिचड़ी एक बार में लें, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। और इन द मीन टाइम आप किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लें कि भाई अगर, क्योंकि देखिए लूज मोशन कई तरह का होता है। लूज मोशन हो सकता है कि कोई वायरल भी हो गया हो, या लूज मोशन हो सकता है कि इनडाइजेशन भी हो गया हो, लूज मोशन ये हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो, है नहीं। तो अगर ये मान लीजिए लूज मोशन है और आपने पानी पिया, थोड़ा खाने का ध्यान रखा और आपने देखा कि भाई शाम तक आपको फर्क हो रहा है, उसके साथ आपको कोई फीवर नहीं है, उसके साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं और उसके साथ फीवर भी आ रहा है आपको, है, और लूज मोशन आपके बहुत ज्यादा है, तो एक बार जरूर किसी डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर लें कि किसी आपको कोई और, मान लीजिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो कोई एंटीबायोटिक वगैरह कोई या और किसी दवाई की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादातर लूज मोशन जो होते हैं मैंने देखा कि वो इनडाइजेशन होते हैं, और वो अगर आप उसको थोड़ा सा, जब भी मोशन हो, अगर आप पानी, अगर आपको सपोज वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, कई बार ये भी होता है कि अपर जीआईटी में, तब आपको तुरंत एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आप पानी तो पी नहीं पाएंगे। इससे क्या है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए आप एक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें अगर आपको लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग भी हो रहा है और मान लो फीवर भी हो रहा है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन आपको थोड़ा ज्यादा है। तो उसके लिए आपको एक डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा चीज देखिए क्या है, गर्मियों के अंदर वायरल फीवर ही बहुत ज्यादा होते हैं। वो वायरल फीवर इसलिए होते हैं कि थोड़ा सा गर्मी में एक सीजन, मान लीजिए आप कभी गर्मी में बैठे हैं, कोई फिर एसी में आ जाता है, जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है आपका, मान लीजिए अभी आप एसी में बैठे हैं, फिर एसी से निकल के आप बाहर जाते हैं, धूप वगैरह में चले जाते हैं, तो जो एसी का जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से आपको वायरल फीवर वगैरह भी गर्मियों में। इसीलिए आप कोशिश ये करें, अगर कर सकते हैं, कई बार पॉसिबल नहीं होता है, कि जब भी कभी एसी से आपको बाहर जाना हो तो आप एसी को पहले बंद कर दीजिए, ताकि जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम का थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा जो बाहर का टेम्परेचर है उसके उससे थोड़ा सा कम रहे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो उस स्थिति में अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको वायरल फीवर वगैरह या दूसरे जो इन्फेक्शन है, वायरल फीवर के अलावा कई बार आपको, आपने देखा होगा, खांसी जुकाम भी हो जाता है लोगों को, अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। उसका भी एक कारण जो सीजनल वेरिएशन की वजह से, और दूसरा आप देखते हैं कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से भी, पॉल्यूशन है, टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर वेरिएशन, ये जो तीनों चीजें हैं, इससे आपको वायरल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी रहते हैं। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि आप अगर किसी क्लोज रूम में बैठे हुए हैं, एसी वगैरह चल रहा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है,
तो उस स्थिति में भी अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो सपोज आप 10-15 लोग बैठे हुए हैं एक रूम के अंदर, अब रूम का साइज मान लो सपोज 100-150 स्क्वायर फुट है, तो वहां पे अगर किसी भी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उसकी जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो उस पूरे जो भी बैक्टीरिया वायरस है पूरे कमरे में आ जाएगा, वो बाकी लोगों को भी उसको इन्फेक्ट कर सकता है। अगर क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज, क्योंकि एसी जो एयर कंडीशन रूम होते हैं वहां पे ये सब होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ बीमारियां, जैसे मैंने बताया वाटर बॉर्न बीमारियां जो होती हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन गर्मियों में ज्यादा होते हैं। जैसे आपने देखो टाइफॉइड वगैरह, टाइफॉइड का नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन टाइफॉइड के अलावा और भी बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम नहीं है भाई। टाइफॉइड तो साल्मोनेला से होता है, लेकिन और भी कई कई सारे बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से, और ये सब होता है जैसे मैंने बताया कंटामिनेटेड वाटर या फूड पॉइजनिंग। अब मान लीजिए आपने खाना कहीं बाहर से खाया, वो खराब है, या आपने घर का खाना वो खराब हो गया, कहीं आप खाना बाहर टिफिन में ले गए खराब हो गया, तो उससे ये जो वाटर बॉर्न, इसीलिए मैंने कहा कि आप गर्मियों में बिल्कुल ध्यान रखें कि बाहर का फूड एकदम अवॉइड करें। घर का बना हुआ ताजा फूड, पानी का ज्यादा इंटेक, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने बाहर का खाना खाया और वो कंटामिनेटेड है, पानी का इंटेक आपका कम है, तो आपको काफी चांसेस हैं कि ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो जाएगा। और फिर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो आप समझिए कि 5-6-7-8 दिन 10 दिन आदमी को लग जाते हैं उसको पूरा रिकवर करने में। इसी तरह से जो गर्मियों के अंदर, जैसा मैंने बताया, कई बार आपको बताया कि भाई जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, खास करके अगर कोई व्यक्ति, मान लो किसी को डायबिटीज है या किसी को ब्लड प्रेशर है या और कोई अंडरलाइंग डिजीज है, या उसकी इम्यूनिटी कम है, कोई भी, या तो उसकी एज ज्यादा है या किसी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो उन व्यक्तियों में भी निमोनिया होने के चांसेस गर्मियों में बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि गर्मियों में जो आपका जो शरीर है, जो शरीर के आपके जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपके जो शरीर को भी ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है। मतलब जो बाहर के टेम्परेचर से लड़ने के लिए उसको स्ट्रेस लेना पड़ता है, और फिर उस स्थिति में अगर कोई भी इंफेक्शन आता है शरीर के अंदर, तो बॉडी ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो चुकी है, तो आपको निमोनिया वगैरह होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैंने फिर कहा कि अगर आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज है, मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। कई सारे लोगों में एक ये बड़ी गलत फहमी है, ब्लड प्रेशर है वो दवाई नहीं खाते हैं, अरे भाई एक बार दवाई शुरू करी तो फिर हमें हमेशा लेनी पड़ी। देखिए, ऐसा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कई तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल भी होता है, पैथोलॉजिकल, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपको दवाई जरूर लेनी चाहिए। आप वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये भी सही बात है। आप आपका डाइट आपकी एडिक्वेट है, आपका सॉल्ट इंटेक कम है, ये बहुत सारी चीजें जो ब्लड प्रेशर में आपको ध्यान रखनी पड़ती है। आप अपना वेट भी कंट्रोल रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो एक अलग ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट है। लेकिन आप अपने ब्लड प्रेशर को अपने डॉक्टर की सलाह से, जो ब्लड प्रेशर है उसको आप मेंटेन विद इन नॉर्मल लिमिट्स रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गर्मी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो वो भी नुकसान आपको दूसरी और बीमारियों को आपको लग सकती है। निमोनिया हो सकता है, आपको कोई ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, टाइफाइड वगैरह हो सकता है। दूसरा चीज डायबिटीज आता है। अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड शुगर है, तो गर्मियों में वो ज्यादा नुकसान करती है। अगर आपने अपना ब्लड शुगर आपका मेंटेन नहीं है प्रॉपर, तो आपको ये सब निमोनिया या जो दूसरी बीमारियां हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन, जो गर्मियों में होते हैं, और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं। कई बार आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, वो आपके ब्रेन में भी जा सकता है, इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है गर्मियों के मौसम में, और उसके बाद जैसे बरसात शुरू होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। और उसका एक कारण यही है कि गर्मी की वजह से इन सारे फैक्टर्स से हमारी जो बॉडी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखें, पानी का इंटेक जो है आप एडिक्वेट रखें।
डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स लें, प्रोटीन का इंटेक लें, दही का इंटेक ज्यादा करें, दाल का इंटेक ज्यादा करें। ये सारी चीज करने से आप सारे ये जो निमोनिया वगैरह है इन इन्फेक्शन से भी बचेंगे। फिर एक चीज होती है गर्मियों में मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, जो मच्छरों से बीमारियां होती हैं। वैसे तो वो जब बरसात शुरू होगी तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन गर्मियों में भी मच्छर रहते हैं, तो उससे आपको कोशिश करना चाहिए कि मच्छर से बचाव के लिए भी जो भी चीजें आप घर में सकते हैं, घर की साफ सफाई रखें, और घर में थोड़ा बहुत जो भी आप स्प्रे वगैरह किसी भी तरह से जो मच्छर है उनको देखें कि भाई मच्छर कम से कम रहे, क्योंकि मच्छर बहुत सी बीमारी करता है। मच्छर मलेरिया ही नहीं करता, कई सारी बीमारी करता है। आप देखें जितनी भी बीमारियां, वो चाहे डेंगू हो, चाहे वो कोविड हो, कोई भी बहुत सारी बीमारियां जो है मच्छरों से ही फैलती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मच्छरों से भी अपने को बचा के रखें। इसके बाद गर्मियों में जो है फंगल इन्फेक्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन, जैसे मैंने बताया आपको, पसीना। जो आप बैठे हुए हैं, पसीना आपको ज्यादा आ गया, तो जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उसमें जैसे ही वो पसीना इकट्ठा होता है, तो वहां पे फंगस है, बैक्टीरिया है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां पे आपने देखा होगा कि लोगों को लाल सा हो जाता है वो एरिया, उसमें खुजली भी होने लगती है फिर। ठीक है, तो उसमें वो फिर मिक्स्ड इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे बैक्टीरिया भी हो जाता है, वहाँ फंगस। तो इसलिए आप, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि पसीने में, अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, पसीना वगैरह इकट्ठा हो गया, तो तुरंत आप टॉवल से, पानी से उसको साफ करके थोड़ा पंखे में बैठिए, उसको थोड़ा सूखने दीजिए। ये भी मत कीजिए कि आपने अपने शरीर को पानी से पोंछा और फिर तुरंत आपने कपड़े पहन लिए, मतलब अंदर गीला है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि पसीने को पोंछने के बाद, पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद, आप अपने बॉडी को पहले सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही कोई आप कपड़ा उसको पहनिए। इससे नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर वो फंगल इन्फेक्शन, ये सब स्किन इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, एक बार गर्मियों में, और ये जो इन्फेक्शन है खाली शरीर पे नहीं, आपके बालों में और भी जगह होता है। तो एक और भी ध्यान रखें। हाँ, वैसे तो आजकल लोग ध्यान रखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं अभी भी कि वो जैसे तेल वगैरह लगाते हैं सिर में ना, तो उसको तेल को लगा छोड़ देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑयल है, अगर ऑयल आपने मसाज वगैरह किया है, तो आप उसको तुरंत साफ कर दीजिए, ड्राई रखिए, हेयर्स भी ड्राई रखिए। अगर आपके हेयर्स में तेल ज्यादा लगा हुआ है, तो उसमें भी गर्मी की वजह से, क्योंकि जब गर्मी में आप बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ पसीना तो जरूर आएगा, और वो जो पसीना और तेल मिलके जो वो मिक्सचर बनता है, वो एक बहुत बढ़िया मीडिया हो जाता है बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंगस के लिए। तो आपको कई बार सिर के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। आपने देखा लोगों के अंदर, सिर के अंदर डैंड्रफ हो जाती है, खुजली होने लगती है, फंगस भी कई जगह हो जाता है। तो आपको बहुत जरूरी है कि शरीर के साथ सिर की भी आपको सफाई रखनी है। उसमें एडिक्वेट आप सिर अगर आप धोते भी हैं तो उसको थोड़ा सा आप ड्राई करके रखिए। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम होती है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस भी गर्मियों में, और फिर जो बरसात आ रही है इसमें बहुत ज्यादा होती है। उसका भी कारण यही, भाई आपके कई बार क्या होता है कि कंजंक्टिवाइटिस आप किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। किसी को भी अगर आंखों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस। इसलिए आंख को भी अपने दिन में 2-3 बार आप साफ पानी से आंखों को भी धोते रहिए। और धोने के बाद उसको ज्यादा रगड़ना नहीं है आंखों को। कई बार लोग धोने के बाद उसको रगड़ लेते हैं, मान लो खुजली हुई तो उसको रगड़ लेते हैं। अगर कभी आंख में लगे कि आपको थोड़ा इचिंग भी है, तो हल्का सा आप पानी से उसको धो लीजिए। और ज्यादा उसमें आंख के अंदर कोई ड्रॉप वॉप भी कोई ऐसी नहीं होती है कि कोई आप कोई अगर आपको डालना ही है तो कोई मॉइस्चराइजर आते हैं आई की, जो ड्रॉप्स होती है, जिसमें यूजली वो लिक्विड ही होता है, सेलाइन या पानी तरह का होता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप लोग डाल देते हैं, इस तरह की ड्रॉप्स को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा देखिए, गर्मियों में आपको एक
एलर्जिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। एलर्जी क्या होती है? जो मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, इसमें आप देखें नए नए फ्लावर्स भी आते हैं, ये सारी चीजें जो एटमॉस्फेयर में आती है, तो उसमें पॉलन्स वगैरह होते हैं। बहुत सारे लोगों को पॉलन से सेंसिटिविटी होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो वो थोड़ा सा घास वगैरह में ले लेगा। बहुत से लोग घास में सुबह सुबह चलते हैं, तो इससे कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को अगर एक बार ये हो जाता है कि उसको कोई सेंसिटिव है, हो सकता है कि कोई ग्रास के कोई पॉलन्स हो, क्योंकि इस तरह की चीजों को फिर आपको अगर है तो फिर उसको आप अवॉइड करें। क्योंकि गर्मियों में जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप उनका ध्यान रखें प्रॉपरली तो उनसे आप बच सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप पूछिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हो सकता है कि मैं भी ना इसमें बता पाया हूँ आपको, लेकिन जब आप पूछेंगे तो उसका हल तो बताया जाएगा। ओवरऑल आपने काफी कुछ चीजें बता दी है। वास्तव में यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें और एक एक करके अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लो। क्या राय, मैं बोल सकता हूँ? जी सर, हमारा एक प्रश्न है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत लेमन लैंग्वेज में दी। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर, गर्मियों में जो नोज ब्लीडिंग हो जाती है, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती है। कई दफा तो ऐसा होता है कि वो रात में सो रहे हैं, सोते सोते हो गई। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या क्या उसके लिए? जी। जी जी। देखिए, जो नोज ब्लीड होता है ज्यादातर ये ड्राइनेस की वजह से होता है गर्मियों में। जैसे मैंने पहले ही कहा कि एडिक्वेट वाटर इनटेक, खास करके बच्चों में क्यों होता है कि जैसे ड्राइनेस हुआ तो बच्चा फिर अपना उंगली डाल के उसको खुजाने लगता है। तो जो नाक का जो एरिया है ना, ये बड़ा हाईली वेस्कुलाइज एरिया है। तो एक तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर कभी नाक में खुजली भी होती है ना, बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। बड़े आदमियों को तो अवॉइड करना चाहिए कि उसको ज्यादा अंदर उंगली वगैरह ना डालें। अगर थोड़ा है तो थोड़ा बाहर से कर लें। और उसके लिए सबसे बढ़िया है कि सेलाइन ड्रॉप्स आती हैं, जिसको एक नेजो क्लियर, पहले हम लोग पानी थोड़ा सा उबाल के उसमें हल्का सा नमक डाल के नाक में डलवाते थे। अब तो ये नेजो क्लियर ड्रॉप्स आती है, नेजल ड्रॉप्स आती है, इसमें सेलाइन वाटर ही होता है। तो अगर आपका कभी भी ऐसा ब्लीडिंग है तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आप 4-5 बूंद दोनों नाक में उसको डाल लें, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान रखें कि जब भी नाक में जरा सी खुजली हो तो उसके नाक के अंदर डाल के आप उसको नाक के अंदर डाल के उंगली वगैरह किसी चीज से उसको ना करें, तो वो ठीक हो जाएगा। और पानी का इंटेक, जैसे मैं बताया, पानी का इंटेक अगर आपका अच्छा रहेगा तो वो ड्राइनेस नहीं होगी, तो वो आपको नोज ब्लीड नहीं होगा। देखिए 99% तो यही होता है, लेकिन 1% हो सकता है कुछ और चीज ना हो। अगर आपने देखा कि सलाइन ड्रॉप्स आपने डाल लिया है, पानी का इंटेक ठीक है, फिर भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर एक बार ईएनटी वाले को दिखाना चाहिए। लेकिन 99% चांसेस ये होते हैं कि आप उसको अगर अंदर से नहीं, ज्यादातर बच्चों को आप देखा जैसे हुआ वो अंदर डाल लेते हैं, है नहीं? तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें और पानी का इंटेक ज्यादा रखें। और जैसे मैंने बताया, खास करके बच्चों को अगर आपको बाहर खेलने देना है तो 8:30 या 9 बजे तक सुबह, और शाम को 5:30 बजे के बाद जो बीच का पीरियड है उसमें इंडोर में ही रखें बच्चे। जी, थैंक यू थैंक यू सर। क्या डॉक्टर राय? कर्नल पांडे जी। जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपने बहुत अच्छी तरह से नमस्कार। कवर किया। एक दो स्टेटमेंट जरा मैं दूंगा और उस पे आपका कमेंट चाहूंगा। सबसे पहले, जी। गर्मियों में लोगों को क्रैम्प बहुत होने लगते हैं हम्म। और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि क्या होता है। तो मैंने ये ट्राई किया कि अगर आप नींबू और नमक और शुगर अदरवाइज लेकर के उसको सेवन करना शुरू करें, तो आपके जो मिनरल्स जो कम हो जाते हैं गर्मियों में, या पानी की कमी हो जाती है, जिसके वजह से मैं समझता हूं कि आपको क्रैम्प होते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आई डोंट नो हाउ मच आई एम करेक्ट ऑन दिस, आपका कमेंट।
दूसरा एक और है, बीपी की बात हुई थी डॉक्टर साहब। बीपी जब हमारे जैसे लोग योगा वगैरह करते हैं तो समझते हैं कि बीपी तो हमारी कंट्रोल में है, हम अब कुछ नहीं हो सकता है, उसको मेजर भी नहीं करते हैं। और मैंने ये देखा है कि जब मेजर नहीं करते हैं, धीरे 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 जब वो बढ़ने लगती है, जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो चेक करते हैं, वो गड़बड़ है। तो बीपी वाले शायद जो योगा वाले हैं, थोड़ा इस गलत फहमी में नहीं रहे कि उनकी बीपी बढ़ नहीं सकती है, वेरी नहीं कर सकती है, बढ़ती है। और कोई ना कोई कारण होता है तो उसको जरूर चेक कराएं। एंड इफ रिक्वायर्ड, जो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एक बार दवा खा लिया तो उसको जिंदगी भर खाना पड़ेगा, इट्स नॉट रियली देयर। आप जब बीपी बढ़ी है तो उसको कंट्रोल जरूर कर लें। अदरवाइज मैंने देखा है कि काफी लोगों को इफ इट इज मोर देन 190, चांसेस ऑफ ब्रेन हेमरेज या नसें जो है दिमाग की फट सकती हैं, इससे सतर्क रहें। इसलिए उसको जरूर कंट्रोल करके रखें। ये दो मेरे कमेंट है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर अगर आप कुछ नहीं, बहुत देखिए, मार्गदर्शन। आपने सही, बिल्कुल सही बताया। जो क्रैम्प्स हैं, जैसे मैंने बताया, क्रैम्प्स इसी की वजह से होते हैं। क्रैम्प्स जो है, अगर आप मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा चल लिए, बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली, और आपका, तो जब भी पसीना निकलता है तो उसके अंदर आपका सोडियम वगैरह भी निकलता है, थोड़ा सा क्लोराइड भी निकलता है। तो अगर आप उस स्थिति में, अगर आप नींबू का पानी, जैसे शिकंजी शिकंजी लोग पीते थे ना पहले, आपने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा चीनी डाला, नींबू डाल दिया, आप पी लीजिए तो बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रॉल का बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें पोटेशियम वगैरह भी होता है इलेक्ट्रॉल में। पोटेशियम वगैरह तभी आपका लूज होगा जब आपको वॉमिटिंग हो या आपको लूज मोशन हो। तो इसलिए आप, अगर कभी भी क्रैम्प्स होते हैं तो आप थोड़ा सा पानी का इंटेक, नींबू वगैरह, थोड़ा नमक वगैरह, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो। ये ना हो कि आपने फिर आप पूरा दिन ही नमक का पानी पी रहे हैं, क्योंकि वो भी आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, और थोड़ा सा जब भी ऐसा क्रैम्प वगैरह हो तो पंखा वगैरह चला लीजिए, एसी भी चला लीजिए, थोड़ा सा आप लेट जाइए आराम से, तो वो ठीक हो जाता है। दूसरा, जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि देखिए, पूरे दिल्ली के जो जितने आईसीयू हैं, आप समझे, जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, उसमें 90% से ज्यादा जो पेशेंट होते हैं, वो या तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, इन दो बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही लोग एडमिट होते हैं, आप ये समझ लीजिए। इसलिए ये दोनों बीमारी में बार बार मैंने कहा कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, सब कुछ करें, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको मेडिसिन लेने में या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने में, अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं जी हमने होम्योपैथी ले ली। अब देखिए, हो सकता है कि होम्योपैथी भी काम करे, लेकिन ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई दवाई वगैरह किसी भी तरह से अपना ब्लड प्रेशर और अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। और दूसरी चीज, गर्मियों के अंदर अपने खाने पे नियंत्रण करें। अगर आपकी उम्र देखिए वैसे 30-40 से ज्यादा हो गई है, तो आपको जितनी भूख लगी है उसका 50% खाना खाएं, कम खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम लें, प्रोटीन्स ज्यादा हों आपके खाने में। अब प्रोटीन्स आपको कहाँ से मिलेगा? दूध की बनी हुई। तो गर्मियों में आप कोशिश करें, दूध ना लेके दही का ज्यादा इस्तेमाल करें, या दूध की बनी हुई चीजों का। आपने देखा होगा पहले लोग खीर वगैरह बनाते थे, सूजी खीर, साबूदाने की, ये खीर वगैरह का ज्यादा, या सत्तू बनाते थे दूध में। तो आप दूध की इस तरह की प्रिपरेशंस का ज्यादा यूज करें, जिसमें दूध में अगर आपने सत्तू मिलाया, दूध में आपने चावल मिलाया, दूध में आपने कुछ और चीज मिलाया, तो उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आप गर्मी में जरूर ध्यान रखें कि अपना ब्लड प्रेशर, अपना डायबिटीज को कंट्रोल रखें, अपने खाने को कंट्रोल रखें, और अपने वजन को भी कंट्रोल रखें। इसलिए मैंने कहा कि डाइट पे तली हुई चीजें कम खाएं, क्योंकि जितने भी फ्राइड फूड आप खाते हैं, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और जितने भी आप पैकेज फूड खाते हैं, उन सब में भी गड़बड़ होती है। जो भी पैकेज फूड आप, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी का ले लीजिए, जैसे भुजिया है, नमकीन है, खाने में बड़ी अच्छी लगती है, आप लोग बैठे हुए हैं चाय के साथ, वो कितना खा जाते हैं पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपने बिल्कुल सही बताया कि क्रैम्प्स और ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इसको बिल्कुल आप कंट्रोल में रखें। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर। किसी का कोई और क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, सब्जेक्ट से रिलेटेड। नहीं तो सर तो हमारे आध्यात्मिक, मैं तो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि सर को रामचरितमानस का इतना जबरदस्त नॉलेज है अच्छा, और हम एक और चीज उसमें। बताना चाहूंगा। एक जी और चीज पंसा बताना चाहूंगा। गर्मियों के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा कई बार बच्चों के अंदर भी आती है, वो चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, इरिटेबिलिटी। मतलब अगर आपने गर्मियों के अंदर पानी वगैरह का इंटेक आपका कम रहा है, आप कहीं बाहर से चल के आए हैं, है नहीं, और आपके अंदर कुछ मान लो आपने खाना भी कुछ अपने गड़बड़ खा लिया बाहर का, तो ये जो तीनों चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है, आदमी कई बार इरिटेबल बड़ा हो जाता है, समझे। तो उसको उस समय भी उसको ये बीपी वगैरह बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप ये हमेशा गर्मी में ध्यान रखें, इसलिए मैंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा आप फिजिकल वर्क ना करें, अगर करके आए तो आराम से पहले थोड़ा सा रेस्ट करें आराम से, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि जो मेंटल इरिटेबिलिटी होती है ना, उससे भी बहुत सारी वैसी प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम हो जाती है, समझे। मेंटल इरिटेबिलिटी होती है तो लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं। नहीं, आपने देखा होगा एक गाड़ी में जा रहा है आदमी, दूसरी जरा सा कुछ हो गया एकदम गुस्सा एकदम आ जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आप योगा कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है, सुबह आपको करना चाहिए, ताकि आपका जो मन है वो थोड़ा शांत रहे। इसका भी बहुत, जो गर्मियों के अंदर ये ज्यादा होता है, जाड़ों में कम होता है। गर्मियों के अंदर जो मेंटल इरिटेबिलिटी है, गुस्सा आना, ये सारी चीजें गर्मियों में ज्यादा होती है, क्योंकि ये गर्मियों में ये सारी चीजें इस तरह की हैं कि इसलिए आपको योगा एक्सरसाइज ये करना चाहिए। आप लोगों को एक सूचना भी दे दूं कि 5 तारीख को सर का एक प्रोग्राम भी है, रामचरितमानस के प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता के सूत्र, डीएवी कॉलेज दिल्ली में है, पीजीडीएबी कॉलेज का ऑनलाइन। है। हाँ ऑनलाइन। इनमें इसका लिंक इसका है, इसको आप हाँ मैं ज्वाइन इसको करिए सर। भेज दूंगा। और रामचरितमानस पर कथा जो ज्ञान है सर का, कि हम कैसे अपने दैनिक जीवन में उसको ले सकते हैं आध्यात्म के क्षेत्र में, और अपने परिवार को कैसे हम सही अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उस पर भी यदि कोई टिप्स आपके पास हो तो सर, एक योगी लोगों के लिए कि वो अपने घर को किस तरह से एक रामचरितमानस के साथ में अब सारी प्रबंधन चीजें कैसे कर देखिए, सकते। मैं एक रामचरितमानस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि एक चीज हम 2017 से इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। तो इस जो हम लोगों को बताते हैं, बड़ा सिंपल सी चीज है, देखिए कि नंबर एक, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है ये कि एक तो आप रात को, खास करके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई रात को आप जल्दी सो जाइए। शाम को आप 10:30-11 बजे तक अवश्य सो जाइए। नंबर दो, सुबह आप जल्दी उठिए। आप सब लोग तो उठते ही हैं, लेकिन आजकल जो युवा जनरेशन है वो नहीं उठती है, उसको हम बताते हैं भाई जल्दी उठने का क्या फायदा है। और उसके बाद प्राणायाम वगैरह करिए, 15-20 मिनट आपने कर लिया, और उसके बाद नहा लिए। ये जो चार चीजें आप करते हैं, ये अब जितनी भी वैज्ञानिक स्टडी हो रही है, साइंटिफिक पेपर इस पर बहुत ज्यादा पब्लिश हुए हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जब आप ऐसा करते हैं, देखिए हजारों साल से हम ऐसा करते आ रहे हैं, तो जो हमारा जेनेटिक सिस्टम है वो इसका यूज टू है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव रेडिकल्स बनते हैं। और ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, जैसे लोग कहते हैं ना भी आप खुश रहो, हंसो, क्यों, उससे पॉजिटिव रेडिकल्स बनते हैं। तो ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, हमको अच्छी सोच देते हैं, हमको सकारात्मक सोच देते हैं। तो ये बहुत फायदा है, ठीक है। एक तो ये, इसके अलावा अगर आप इसका विपरीत करते हैं, मान लीजिए आप देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, ठीक है, नहाते भी नहीं है, प्राणायाम भी नहीं करते हैं, तो इससे आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव रेडिकल बनते हैं, इनको फ्री रेडिकल भी कहते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये आपके शरीर को नुकसान करते हैं। जितनी भी आपकी बीमारियां जो आप बात कर रहे थे, भी डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, इन काफी सारी बीमारियों का कारण ये फ्री रेडिकल्स भी है। तो एक तो हम ये बताते हैं। दूसरा, हम जो छात्रों युवाओं को हमने कहा है कि भी ये जो रामचरितमानस है, ये जो रामचरितमानस को आप एक
किताब की तरह से पढ़िए। देखिए इसके जो दोहे और इसकी जो चौपाइयाँ हैं वो बहुत ही उसमें, मतलब ये आप समझ लीजिए जितनी भी आपकी जीवन की समस्या है, जितने भी, वो चाहे मैनेजमेंट हो, नीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सामाजिक जीवन में कैसे रहना है, दाम्पत्य संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर निहित है, रामचरितमानस के अंदर। और इन्हीं विषयों को भाई आप, जैसे हम 11 तारीख, ये कल आप ज्वाइन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई हम प्रैक्टिकल रूप में जो मैनेजमेंट है, वो चाहे घर का मैनेजमेंट हो या समाज में आप कोई दायित्व है आपके पास, या आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं वहां पे आपके पास कोई दायित्व है, या आप अपना कोई व्यवसाय करते हैं वो दायित्व है, या आप अपना कोई भी काम करते हैं, देखिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और कोई भी काम, बहुत सारी जगह आपको लीडरशिप, आपको हो सकता है कि चार चार लोगों के अंदर ही आप लीडरशिप आपको मिले, या होता है कि 40 लोगों के अंदर मिले। तो ये जो सारी चीजें हैं, लोग किताबों से पढ़ते तो हैं, लेकिन किताबों से ज्यादा आप अपने भारतीय जो ग्रंथ हैं, जैसे रामचरितमानस, इससे आप सीख सकते हैं। अब देखिए आप, में एक छोटी सी, मैं आपको एक एक छोटा से उदाहरण दूंगा, समय नहीं है इतना। हमारे साथ जो है काफी सारे पुजारी भी जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था के साथ करीब 18,000 से 20,000 पुजारी जुड़े हुए हैं। और हम इन पुजारियों के द्वारा परिवारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो कुछ समय के लिए अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उससे परिवार को बहुत ज्यादा फायदा होता है। परिवार के अंदर जो भी आपसी कलह है वो खत्म हो जाती है। परिवार में जो बच्चे हैं वो अनुशासित हो जाते हैं। अब वो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो भी हमारे यहाँ पुजारी हैं उनको हम प्रशिक्षण भी कराते हैं, और खास करके हम उन लोगों को ये बता रहे हैं कि जब भी आप कहीं भी कोई पूजा करने जाएं, कोई कथा करने जाएं, तो वहां पे आप जैसे रामचरितमानस के कुछ दोहे या चौपाई अवश्य सुनाएं, अर्थ बताएं। उससे क्या होगा कि अगर वो परिवार रामचरितमानस को अच्छी तरह से समझ के पढ़ना शुरू हो जाएगा, वो परिवार संस्कारित होगा। संस्कारित जो परिवार होता है वही पुजारी या मंदिर का, देखिए मंदिर में लोग तो बहुत जाते हैं, लेकिन जाना और सम्मान करना, पुजारी का सम्मान करेगा, मंदिर का सम्मान करेगा, देखिए तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। जब तक परिवार संस्कारित नहीं होगा तब तक वो पुजारी का सम्मान नहीं करेगा। तो ये पुजारी आजकल कुछ इस तरह का कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पुजारी है इंदिरापुरम के, वो एक परिवार में गए, उन्होंने पूजा पाठ की वहां पे, और उन्होंने वहां पे कुछ बच्चे भी थे, एक 8 साल का बच्चा था, एक 6 साल की बिटिया थी। उसमें परिवार को उन्होंने एक चौपाई सुनाई कि भाई देखो बच्चों, ये चौपाई, ये ध्यान से सुनो, भगवान राम क्या करते थे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। उन्होंने कहा देखो भाई, भगवान राम सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरु के पैर छूते थे, और माता पिता की आज्ञा लेके ही कोई कार्य करते थे। तो देखिए इससे क्या होता है कि जब आप अपने माता पिता के पैर छूते हैं तो उसमें आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर आती है, जिससे आप अपने पूरे दिन भर के कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। दूसरा, जब आप झुकते हैं, जब आप सुबह सुबह पैर छूते हैं, तो आपके अंदर एक विनम्रता आती है, पोलाइटनेस आती है। और ये जो विनम्रता है, यही आपको जीवन में अगर श्रेष्ठ बनना है तो आपको विनम्रता की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो और आप अगर माता पिता से सलाह करके कोई कार्य करते हैं तो देखिए माता पिता को तो अनुभव है, और वो जो भी चीज बताएंगे वो आपके भले के लिए बताएंगे। तो इससे आप गलत कार्य करने से बच जाएंगे। अब पुजारी जी ने ये सब समझा दिया। अगले दिन उनका जजमान जी का पुजारी के पास फोन आता है। उन्होंने, पुजारी जी ने मुझे बताया कि भाई ऐसा है पुजारी जी, आप ना इस मंगलवार को भी हमारे यहाँ कथा करने आइएगा। तो उनको, पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई ये तो हमें 2 साल में एक बार बुलाते थे, अभी ये एक ही हफ्ते में क्यों बुला रहे हैं। उन्होंने पूछा भाई, भाई सब ठीक ठाक है। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुजारी जी एक बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हुआ। भाई आप बच्चों को बता के गए थे राम जी के बारे में, वो शाम को हमारे पास आए, बोले कि पापा ये बताइए कि वाकई भगवान राम अपने माता पिता के पैर छूते थे क्या।
उन्होंने कहा देखो ये रामचरितमानस से पढ़ लो। तो कहते हैं पुजारी जी, उन्होंने कहा कि हम कल से आपके पैर हम छूना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई 1 महीने पहले इनके दादा दादी आए थे यहाँ पे घर पर, और उन्होंने इन बच्चों को बहुत समझाया कि भाई आप पैर छुआ करो, कोई काम ऐसे कर लेते हो, अपने पिताजी से तो पूछा करो। वो कहते हैं जी हम पैर क्यों छुए हैं, वो पिंटू भी नहीं छूता है, बराबर वाला मिंटू भी नहीं छूता है, ये भी नहीं छूता, वो भी नहीं छूता, तो हम क्यों छुए। कहते थे भाई वो बड़ा गजब हो गया, आप मंगलवार को आइए पुजारी। अब आप देखिए, जब अगली बार पुजारी जी मंगलवार को उनके यहाँ जाते हैं, तो पहले तो उन्होंने उनको दक्षिणा दी थी 1100 रुपये, इस बार उन्होंने दक्षिणा दी उनको 3100 रुपये। और इसके अलावा उन्होंने 4-5 और उनके पास पुजारी जी के पास फोन आए कि भाई हमारे यहाँ कथा कराइए, जैसे इन्होंने इनके यहाँ जो उनका जजमान जी के यहाँ कराई थी वैसी कथा कराई। इसका मतलब क्या है, हमने देखा कि भाई ये होता है मान सम्मान। आप क्या होता है कि आजकल कोई पुजारी किसी घर में जाता है तो लोग जो है ना, इवन भाई कितने पैसे लेंगे वो पहले से तय करते हैं। आप ठीक है ना, ये आपने देखा पुराने समय में कोई तय नहीं करता था। आपके पुजारी आए, आपने जो इच्छा है वो दे दिया, उसने ग्रहण कर लिया, और आप भी अपनी तरफ से उसको अच्छे से अच्छा देते। भाई मान लो कोई परिवार है, अगर वो 10,000 रुपये बाहर खाने पे खर्च कर सकता है, तो अगर कोई पुजारी आया है तो उसको भाई कम से कम 2100 रुपये 3100 रुपये देना चाहिए। तो ये होता है सम्मान। तो इसीलिए जो मैंने एक खाली एक आपको एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह की उसमें हजारों चौपाइयां दोए हैं जो आपको जीवन में के जो मूल्य हैं उनसे आप कैसे एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ समाज के व्यक्ति बन सकते हैं, ये वो सिखाती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि रामचरितमानस को आप केवल 10 मिनट सुबह पढ़ें, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, उसके दोहे को समझते हुए, उसके अर्थ को समझते हुए, और वो क्या संदेश दे रहा है। चाहे आप दो ही दोहे पढ़ें, दो ही चौपाई पढ़ें, नित्य पढ़ें। और मैं ये हमारी संस्था का अनुभव है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप वो 3 महीने तक उसको पढ़ते हैं तो उसका बड़ा ही असर आता है। अब लोग पूछते हैं साहब कैसे असर आता है, अब ये बड़ा एक समय इतना है नहीं। आप हमारा सोशल मीडिया है संस्कृतिसंज्ञान.com, यूट्यूब पे जाएंगे, कई सारे उस पर वीडियो पड़े हैं जो पूरा उसमें वैज्ञानिक विश्लेषण है कि किस तरह से रामचरितमानस पढ़ने का कैसे वो इमीडिएट इफेक्ट क्या करता है, लॉन्ग टर्म में 3 महीने के बाद उसका कैसे इफेक्ट होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कम से कम इतना तो करें भाई, यहाँ से जाए तो बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि देखिए हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा युवा और छात्र है, बैठ के आप पढ़ने लगे तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो भी आपके साथ ज्वाइन कर जाए। और अगर छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, तो उनको जरूर बैठाइए आप, 5 या 10 मिनट, ज्यादा नहीं। जी। ओके सर, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं काफी व्यस्तता लोगों की रहती है, यदि वो मंगलवार को नहीं पढ़ पाए, क्या वो शनिवार इतवार को पढ़ सकते हैं? कभी पढ़ लें। कभी भाई पढ़। देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नित्य पढ़ने से क्या होता है, कोई आप नित्य काम करते हैं ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी, जैसे मान लीजिए कोई आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, अगर आप गाड़ी आपने लगातार 3 महीने आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है भाई ब्रेक कहाँ है, ये कहाँ है? लेकिन अगर आपने डेली 3 महीने चलाई तो फिर 3 महीने के बाद ना, ये एक साइंटिफिक वो है कि 90 दिन के बाद कोई कार्य अगर 90 दिन करते हैं उसके बाद ना, फिर वो कार्य अपने आप होता रहेगा, फिर गाड़ी अपने आप चलती है। आपको इसीलिए जो 3 महीने का जो हम कहते हैं कि 90 दिन तक अगर आपने पढ़ा लगातार, तो उसके इतनी सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर जाएंगी अच्छी, कि फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बाकी ये है कि अगर आप कभी नहीं पढ़ पाते तो कोई ऐसा नहीं है, आप जिस दिन भी पढ़ सके उस दिन पढ़ें। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब इसमें रामचरितमानस मेरा की एक थोड़ा इसमें सा मे, एक अनुभव बताना चाह रहा हूँ कर्नल साहब। तुलसी कृत इसमें मेरा रामचरित। सजेशन है। हाँ, मेरा सजेशन है कि कभी कभी अकेले पढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है, तो हमने क्या किया था 5-6 साल पहले, एक 4 लोगों का ग्रुप बना, और हम जी लोग 4:30 या 5 बजे शुरू करते, 1 घंटे के लिए रामचरितमानस या गीता का पाठ करते हैं। बहुत बढ़िया। मंगलवार को हम हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हनुमान हैं, और इसलिए वो चल रहा है। अगर अकेले पढ़ना शुरू करें तो वो नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है, कोई बहाना मिल जाता है नहीं पढ़ने का। तो हम तो गुजारिश करेंगे कि ठीक एक है। छोटा सा ही ग्रुप बनाइए, साथ चलिए, तो सब लोग जो है मिल जाते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन हाँ सजेस्ट। बिल्कुल,
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर। वास्तव में ग्रुप से, और इसकी जो शैली भी है इसकी बहुत अच्छी है। मुझे अनुभव है, हम लोग जब 12th तक पढ़ते थे गाँव में, तो हर शनिवार इतवार को किसी मंदिर में रामायण रामायण का पाठ करते थे, और बाद में हम लोगों को सुंदरकांड पूरा याद हो गया था। यदि एक आदमी बुक हम्म। करके बैठा हुआ है तो हम उसके साथ पूरा सुंदरकांड पढ़ लेते थे। तो ये तो है ही, और इसकी जी जी कला बिल्कुल। बहुत अच्छी है, और भी बच्चों को समझते हुए करें तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने जो हम लोगों को गर्मियों में होने वाले रोगों के कारण और बचाव के लिए जो चर्चा करी, जिसमें खाना किस तरह का होना चाहिए, पानी किस तरह से, धूप से कैसे बचना है, एसी से एकदम बाहर नहीं जाना है, और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल में करना है, मौसमी सब्जी और मौसमी फलों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, फंगल इन्फेक्शन से बचना है, मच्छरों की रोकथाम करनी है, नहाने के बाद शरीर को अच्छे से सूखा लेना है, इस बात का बहुत जबरदस्त जोर देना चाहिए, और सिर को भी किस तरह से ड्राई रखना है, और एलर्जी से किस तरह से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने इतनी सुंदर जानकारी इतने कम समय में हम लोगों को दी। और इसी के साथ हम क्लास का समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग जी जी। गर्दन सीधी करें, एक गहरा लंबा सांस भरें, एक दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ में शांति पाठ करते हैं। भरें गहरा लंबा सांस। ओ। ओम देव शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी साधकों का जो इस समूह पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाला डॉक्टर साहब वाला टाइमिंग क्या है रामचरितमानस का? आ, वो मैंने ग्रुप में भेज दिया है सर। आप दो अच्छा, तीनों थैंक ग्रुप यू में भेज थैंक यू। दीजिएगा। आप एक बार देख लीजिएगा। सुबह का टाइम, ये 11 जी, बजे का टाइम है। अच्छा।